वेरी गुड मॉर्निंग। कुछ लोग थोड़े से दुखी हैं, मुझे मालूम है। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि फिर क्लास ही बंद कर दिया जाए। ऋषि राज, कमल और दो तीन और लोग हैं जिनका कंप्लेन आया है। तो आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि इस वीक तक आई एम फीलिंग हेल्पलेस, और जो भी टॉपिक आप अभी लिख रहे हो और कह रहे हो कि मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा है, आंशिक रूप से आ रहा है, तो मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं कि आपको ये सारे क्लासेस हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, कम से कम लिखने से और आंशिक रूप से समझने से भी कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके दुख दर्द, आपका जो तकलीफ है उसको समझते हैं, लेकिन जिस तरह के सर्कमस्टांसेस में अभी हम हैं, उसमें मेरे लिए भी इस वीक तक दिल्ली में रुकना सही नहीं था और क्लास ऑफ करना भी सही नहीं था। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रोबोटिक्स नहीं है, मशीन नहीं है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो फिर हम 10 दिन का क्लास ऑफ कर देते और आगे जाकर के क्लास का टाइमिंग बढ़ाते, संडे सैटरडे क्लास लेकर के टाइम पे ख़त्म करते, या तो मेरे पास ये ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था कि आपको हम पढ़ाते रहें और आपका नोट्स बनते रहे और जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है, जो आपको समझाना है, जहाँ आपको लग रहा है कि कुछ कमी रह गई, तो वो जो पार्ट है ना, उसको हम फिर से कवर अप करेंगे, उस पर अलग से स्पेशल क्लास लेंगे और आपकी कोई कमी नहीं होगी, आपको कोई कमी नहीं होने देंगे। ओके, सो मेरे पास या इंस्टीट्यूट में भी कंप्लेन करने से कोई बहुत फ़ायदा नहीं होगा। यही फ़ायदा हो सकता है कि मैं क्लास बंद कर दूं। अब मुझे लिख करके बताओ, क्या मुझे क्लास बंद करना है कि हम अपना एनर्जी और टाइम भी आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं? और एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट करने का मतलब है कि और आप खुश भी नहीं हो तो कोई बहुत फ़ायदा नहीं है मुझे क्लास लेने का। मैं एक बार आपके एसएमएस देखता हूँ। ऋषिराज लिख रहे हैं कि सर वैसे कोई परेशानी नहीं है, बस वीडियो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, इसलिए प्रॉब्लम है। और आप जब फिगर बनाते हैं तब वो आगे निकल जाता है। फिगर वाला तो नहीं निकलना चाहिए। कमल यादव क्या लिख रहे हैं भाई? इससे अच्छा कुछ दिन बंद कर दो। राजेश यादव लिख रहे हैं नो सर कंटिन्यू रखो, समय बचता है। कमल यादव बंद कर दो। राजेश लिख रहा है बाद में एक्सप्लेन कर देना, आपको जिस तरह सुटेबल हो वैसे पढ़ाइए। अभय शुक्ला, नहीं ऐसा भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम उस चीज़ को नहीं समझते हैं। और ऑफलाइन शुरू होने वाला है, अगर ऑफलाइन में आप आ जाओगे तो परवेज लिख रहे हैं सर क्लास चलने दीजिए। सुरजीत, क्लास चलने दीजिए।
हर्षित क्लास चलना है। वेद प्रकाश क्लास बंद नहीं करना है। मैंने तो आपके हित में सैटरडे संडे को भी क्लास लिया कि कम से कम 1-1.5 घंटा कोर्स को हम करते रहें। कमल जी को छोड़ करके कोरोना केसेस फिर से इंक्रीज हो रहा है। लोगों को लग रहा होगा ना कि ये टॉपिक शायद इस तरह से पढ़ाने के कारण ये टॉपिक क्लासरूम में भी बहुत कम ही लोगों को समझ में आता है। क्लासरूम में भी 60% ही टॉपिक का समझ में आएगा। इसमें ज़रूरत होती है आपको रिवाइज करने की। क्लास नोट्स बना हुआ है, आपने क्लास में लिखा हुआ है। अतुल शर्मा लिख रहे हैं कि क्लास, ये सब क्लास थोड़ा टफ होता है, ये समझ में आना चाहिए। कोपिन का क्लास हमने अच्छे से समझ लिया। पुष्पेंद्र राधे राधे। कमल लिख रहा है आपकी लास्ट 7 क्लासेस में कुछ समझ नहीं आया, नहीं नोट्स बने। नोट्स क्यों नहीं बने सर? बैठकर क्लास मत लो, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये ऑप्शनल है। आप पहले बता देते कि ऐसा होगा, कुछ और सोचते। ये अनअकैडमी नहीं है। कमल जी का रिएक्शन तो पहले भी आता था इसी तरह का, अभी भी आ रहा है। ये अनअकैडमी नहीं है। स्वाति प्रिया कंटिन्यू सर। कुलदीप चलने दीजिए। क्लास सही से चल रही है, आप कंटिन्यू रखें। मुझे तो लग रहा है कि कमल से डर अब लग रहा है मुझे। ये कुछ भी कर दो, जाते जाते भी ये हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा कि क्लास लेते हैं और डाउट सेशन रख लेंगे। अभी हम जहाँ पे हैं, ऑफिस में हैं, तो हमारे ऑफिस में वो वाली फैसिलिटीज नहीं है, और उसको ऐसा भी नहीं था कि 5 दिन में बन जाएगा। उसके लिए अलग से सेट खरीदा गया और उसके माध्यम से पढ़ाया जा रहा है कि क्लास डिसरप्ट ना हो। और जो पहले स्टूडियो बना हुआ था वो मेरे घर में बना हुआ था, और घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का है, वो कुछ वो भी शुरू हो गया, और कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं। तो चलो कोई नहीं, पढ़ाते हैं। अब लिखना है आपको 1948 क्लासिफिकेशन बाय थॉर्नथवेट
1931 क्लासिफिकेशन आपने देखा, कोपेन के क्लासिफिकेशन के लगभग समतुल्य ही है। कोपेन ने भी वेजिटेशन को आधार माना, थॉर्नथ्वेट ने भी माना है, लेकिन 1948 के क्लासिफिकेशन में थॉर्नथ्वेट ने अपने ही 1931 की आलोचना की। सुना, जो थॉर्नथ्वेट है वो अपने ही प्रीवियस क्लासिफिकेशन के बहुत बड़े क्रिटिक हो गए, आलोचक बन गए कि 1931 वाला मेरा क्लासिफिकेशन इतना सुटेबल नहीं है। तो इन्होंने एक नए मेथड, एक नई विधि, नए मैथमेटिकल फॉर्मूला और बिल्कुल नया टेक्निक का प्रयोग किया है। और वो जो नया टेक्निक था वो आधारित था पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर में, यानी संभाव्य वाष्पीय वाष्पोत्सर्जन की संकल्पना पर आधारित था। अब कई बार होता है कि टेक्निकल टर्म आता है, पीछे से आप पढ़े नहीं हो। वाष्पीय वाष्पोत्सर्जन तो हमने समझाया था, वर्षण प्रभाविता समझाया था, तापीय दक्षता भी समझाया था। अब कितने लोगों को याद है? वर्षण प्रभाविता याद है कि नहीं? तापीय दक्षता याद है कि नहीं? तो सब कुछ तो निर्भर करता है कि आप पीछे के क्लास में कितना सीख रहे थे। कोपेन के क्लासिफिकेशन में कौन से 3 प्रतिमान थे बताओ? बताओ। या वेद प्रकाश, क्लास कंटिन्यू रहेगा। किसी एक व्यक्ति के आरोप और छीटा कशी और इस तरह के लैंग्वेज लिखने से बिल्कुल। राजेश यादव लिख रहा है कि डाउट सेशन रख लेंगे। बिल्कुल रख लेंगे राजेश, बिल्कुल रख लेंगे। वो तो हम पिछली बार भी मैंने कहा था, 2-4 दिन पहले भी मैंने कहा था कि इन क्लासेस को फिर से हम आकर के बोर्ड पे एक बार एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर यहाँ 60-70% भी गेन करते हो तो बहुत अच्छा है। चलो हम लोग रिवाइज करते हैं कि कोपेन के क्लासिफिकेशन में क्या था। चलो रिवाइज करके देखते हैं कितना याद है आपको। कोपेन के क्लासिफिकेशन में 3 आधार थे, वनस्पति था, तापमान था और वर्षण था। थॉर्नथ्वेट ने 1931 क्लासिफिकेशन में क्या आधार बनाए? वनस्पति को बनाया। दूसरा, वर्षण की जगह वर्षण प्रभाविता को बनाया। प्रभावी वर्षा कितनी है, उसमें कॉन्सेप्ट था कि इवेपोट्रांसपिरेशन के बाद, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के बाद जो अधिशेष जल रह गया, जो प्लांट्स के लिए उपलब्ध है, वही प्रभावी वर्षा है। मैंने उदाहरण भी दिया था कि प्रभावी वर्षा ब्रिटिश टाइप जलवायु में ज़्यादा होगी और सवाना टाइप जलवायु में कम होगी, क्योंकि सवाना टाइप जलवायु में तापीय दक्षता अधिक है, वहाँ इवेपोट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब जब तक पहले की क्लास के इन चीज़ों को आप याद नहीं रखोगे तब तक आगे इम्प्रूव नहीं कर पाओगे कभी भी। और मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके आप लोगों को अभी तक पढ़ाया। और जैसे मान लो कोपेन का ही कोई पूछे कि कोपेन के वर्गीकरण को लिखो,
तो ए बी सी डी ई यही था ना। अब ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है वो लिख दो। ए में फिर से क्लासिफिकेशन करना होगा, तो ए का हमने किया था FMSW, किया था ना। तो ये क्लासिफिकेशन जो होते हैं ये फिर इसी का कॉम्बिनेशन बनाया था। F का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है, SD का मतलब क्या है, ये सब बताया हुआ है। S का मतलब क्या होगा, समर ड्राई। W का मतलब क्या हो गया, विंटर ड्राई। आप लोगों को ये पिछली वाली सभी बातों को याद रखना है, क्योंकि उसी आधार पे आगे भी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस आपको पढ़ना होगा। जैसे भी हम लोगों को दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन पढ़ना है। पहला तो 1948 तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, और दूसरा त्रिवार्था का क्लासिफिकेशन भी आएगा। और त्रिवार्था का क्लासिफिकेशन के पहले हम लोग कोपेन और थॉर्नथ्वेट का अंतर भी करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और याद रखना है कि कोपेन और थॉर्नथ्वेट का जब भी तुलना किया जाता है तो थॉर्नथ्वेट के 1931 के वर्गीकरण को नहीं लिया जाता है, क्योंकि यह वर्गीकरण कोपेन के समतुल्य है। अरे अल्फाबेट्स का वेरिएशन हो रहा है, मोर और लेस उसी तरह का वर्गीकरण। जबकि 1948 का वर्गीकरण जिसको अभी हमने पढ़ाना है, आप अभी पढ़ोगे, ये बहुत ही मैथमेटिकल, साइंटिफिक, एडवांस लेवल का ये वर्गीकरण है। रिसर्च लोग इस पे आज भी करते रहते हैं। तो जब भी कोपेन की तुलना की जाती है तो थॉर्नथ्वेट के 1948 के वर्गीकरण से की जाती है। मुझे तो लगता नहीं कि 1931 का वर्गीकरण थॉर्नथ्वेट का आज तक कहीं भी पूछा है। शायद एक बार पूछा है IAS के एग्जामिनेशन में, और तो कहीं नहीं पूछा है। लेकिन फिर भी आप इसको जरूर 31 वाले क्लासिफिकेशन को जरूर याद रखना। और एक और चीज का ध्यान रखना है कि थॉर्नथ्वेट ने जो फॉर्मूले बनाए, इन फॉर्मूलों को कैसे बनाया, ये आपका काम नहीं है, ये मेरा काम भी नहीं है। ये जो मैट्रिक्स, मैथमेटिक्स में जो बहुत कैलकुलस और मैट्रिक्स इस तरह का जो लोग जानते हैं, उन्हीं लोगों के वश की बात है। स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिस्टिक लॉ जो होता है, उसके बेसिस पे ये सब बनाया जाता है। तो हमारा ज्योग्राफर्स का ये काम नहीं है कि उसके फॉर्मूले को तोड़ करके फॉर्मूले को पढ़ा जाए। हमारा काम है कि उसके वर्गीकरण को पढ़ा जाए, वर्गीकरण के आधार को पढ़ा जाए, उसकी उपयोगिता को पढ़ा जाए, उसकी उपादेयता क्या है इसको समझा जाए। आशा है कि आप इस विषय को इसी तरह से समझ रहे होगे या आगे भी समझने की कोशिश करोगे। 1948 का वर्गीकरण थॉर्नथ्वेट। लिखो 48 का इंट्रोडक्शन लिखते हैं। लिखो 1931 के वर्गीकरण से थॉर्नथ्वेट असंतुष्ट थे, क्योंकि थॉर्नथ्वेट असंतुष्ट थे क्योंकि यह कोपेन के लगभग समतुल्य था एवं आनुभाविक वर्गीकरण होने के कारण तापमान एवं वर्षण के औसत मान तथा वनस्पति
तथा वनस्पति के प्रभाव पर आधारित था। देखो 1948 के वर्गीकरण में मात्रात्मक विधियों का तथा आनुभाविक विधियों का प्रयोग है। एवं आर्द्रता प्रांत, तापीय प्रांत को आर्द्रता प्रांत, तापीय प्रांत को पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, संभाव्य वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन के आधार पर वाष्पोत्सर्जन के आधार पर विश्लेषित किया गया या संगठित किया गया है। नेक्स्ट लिखो, यह वर्गीकरण दुरूह, कठिन, दुरूह हिंदी शब्द है, एब्स्ट्रस, दुरूह यानी एब्स्ट्रस, तथा जटिल, सूत्रों पर आधारित है, जिसे सांख्यिकी एवं गणितीय विधियों से प्राप्त किया गया है। यह वर्गीकरण वैश्विक जलवायु का अति सूक्ष्म विश्लेषण करता है, तथा स्थानीय या स्थानिक जलवायु की विशेषताओं को भी
परिलक्षित करने में सक्षम है, में सक्षम है। एक और पैराग्राफ लिखो। इस वर्गीकरण के आधार के रूप में वनस्पति को अस्वीकृत किया गया। वनस्पति को अस्वीकृत किया गया तथा क्योंकि वनस्पति प्रदेश के मध्य वनस्पति प्रदेश के मध्य संक्रमण क्षेत्र होता है, जिसे इकोटोन कहते हैं। इकोटोन कहते हैं। अतः वनस्पति के द्वारा जलवायु क्षेत्रों का जलवायु प्रदेशों का जटिल जलवायु क्षेत्रों का, जलवायु प्रदेशों का सीमांकन संभव नहीं है। सीमांकन संभव नहीं है, इसको समझाते हैं।
थॉर्नथ्वेट ने 1948 के क्लासिफिकेशन में वनस्पति को क्यों ड्रॉप कर दिया? बोला कि वनस्पति क्राइटेरिया नहीं हो सकता है, कारण बतलाया। बोला कि वनस्पति कभी भी जलवायु प्रदेश का सीमांकन कर ही नहीं सकती है, क्योंकि वनस्पति अपने जलवायु सीमा के आगे भी उसी प्रकार की पाई जाती है, और वनस्पति की सीमा नहीं होती है, वनस्पति का संक्रमण क्षेत्र होता है जिसको इकोटोन कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ डायग्राम बना रखा है, जैसे मान लो कि सवाना है, तो सवाना में घास उग रहा है, मरुभूमि है तो यहाँ पे कैक्टी मान लो उग रहा है, कैक्टी उग रहा है। तो ये जो बीच में क्षेत्र आएगा, ऐसा नहीं होता कि सवाना एक लाइन के सहारे खत्म हो जाएगा और कैक्टी एक लाइन के सहारे खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। कभी भी आप समताप रेखाओं से इस तरह का चिन्हन नहीं कर सकते हो। और वनस्पति का क्षेत्र जो होता है, सवाना इस क्षेत्र में घुसेगा और ग्रेजुअली धीरे धीरे सवाना खत्म होता है डेजर्ट की ओर, और मरुभूमि के जो वनस्पति होते हैं वो भी सवाना की तरफ प्राप्त होते हैं। तो बीच में जो ये एक क्षेत्र होता है, ये ट्रांजिशनल जोन, ये संक्रमण क्षेत्र, इसी को हम लोग इकोटोन कहते हैं। इसलिए वनस्पति को थॉर्नथ्वेट ने हटा दिया। लिखो, तथा इसकी जगह पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, इसकी जगह पीईटी की संकल्पना का प्रयोग किया है। पीईटी की संकल्पना का प्रयोग किया है। अब समझना है पीईटी क्या है, पहले आप लिखो। देखो, पीईटी का अर्थ है, पीईटी का अर्थ है लिखो, पोटेंशियल वेपर ट्रांसपिरेशन प्रतीक पांडे, अतुल शर्मा, चलो लिखते हैं। पीईटी क्या है? पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, यानी संभाव्य वाष्पी वाष्पोत्सर्जन। अब इसमें जो शब्द हैं उसको ध्यान से देखना है। संभावना, संभाव्य, वाष्पी, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पी वाष्पोत्सर्जन की संभावना कैसे बन सकती है बताओ? तापीय दक्षता से। तापीय दक्षता क्या था कि पॉजिटिव डिपार्चर फ्रॉम द फ्रीजिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट है जहां पे क्या बोलेंगे, तापीय दक्षता शून्य हो जाती है, उससे कितना अधिक तापमान है वो तापीय दक्षता को निर्धारित करता था। तो तापीय दक्षता की जगह अगर पीटी का प्रयोग किया जाए, पीटी में और भी ज्यादा साइंटिफिक एनालिसिस निकल करके सामने आएगा। आप पहले लिखो पीटी है क्या, लिखो पीटी के आधार पर, नहीं, पीटी तापीय दक्षता पर आधारित संकल्पना है जो किसी जलवायु प्रदेश के जलवायु प्रदेश में वाटर लॉस, जल के ह्रास एवं पादप वर्गों के लिए उपलब्ध जल का
आनुपातिक विश्लेषण करता है, आनुपातिक विश्लेषण करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, यह किसी प्रदेश में बारह घंटे के दिन, 30 दिन के महीने तथा 365 दिन के वर्ष, 365 दिन के वर्ष में प्राप्त सूर्यातप की मात्रा पर आधारित सूत्र है, जिसके द्वारा सॉइल मॉइस्चर बैलेंस, मृदा जल संतुलन एवं मृदा जल संतुलन, सॉइल मॉइस्चर बैलेंस एवं संवर्धन काल, पादप वर्गों का संवर्धन काल निर्धारित किया जा सकता है। जैसे यदि किसी प्रदेश में पीईटी का 100% वर्षा होती है, तब शस्य संवर्धन काल या पादप वर्ग के संवर्धन काल 12 महीने के होते हैं। लेकिन यदि पीईटी का 50% ही वर्षा प्राप्त हो रही है, तो लगभग 6 महीने तक ही संवर्धन काल प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि पीईटी का 20% है, तो 2 से 3 महीना शस्य संवर्धन काल होता है अथवा वनस्पति संवर्धन काल होता है। धीरे धीरे करके पीईटी को समझोगे, एक बार घबराने से नहीं होता है। पीईटी है क्या, उसको फील करो। पीईटी संभाव्य वाष्पीय वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीय वाष्पोत्सर्जन मतलब वाटर लॉस कैसे हो रहा है, और संभाव्य का मतलब कितने की संभावना है, कितना वाटर लॉस होगा। तो कितना वाटर लॉस होगा ये तो डिपेंड करता है कि इंसोलेशन कितना है, सूर्यातप कितना है, एनर्जी कितना है। यानी एक प्रकार से ये तापीय दक्षता का ही मापक है, और इसके आधार पर तापीय प्रांत ही निर्धारित किए जा सकते हैं। आइसोथर्म की जगह इसको यूज किया सकता है और किया भी गया है। नेक्स्ट लिखो,
पीटी सामान्य अर्थ में ऊर्जा की वह मात्रा है जो वाष्पोत्सर्जन के लिए उपलब्ध है। यह तापीय प्रांतों का निर्धारक होता है। तापीय प्रांतों का निर्धारक भी होता है। नेक्स्ट लिखो। अब लिखो PT is equal to 5.6 T upon I to the power A सिग्मा 12। देखो इस सूत्र को लेके हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं, शायद यही है। फिर I इज इक्वल टू देख करके चेक करके मुझे लिखो, मेरी हेल्प करो। इकोटोन में कैसा वेजिटेशन होगा? वहां मिश्रित वेजिटेशन होगा। मिश्रित वेजिटेशन होगा। प्रतीक, ये तो अच्छा आइडिया है, लेकिन फिलहाल मेरा रेस्क्यू करो। ए क्या है? ए है ये मेरे ख्याल आता है इज ए फर्दर कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ आई। आई क्या था? टी माइनस समथिंग ऊपर है पावर 1.514, ऐसे करके कुछ है। कोई बुक पलट के, सुरेंद्र सिंह या कोई भी बुक, पीटी के फॉर्मूले को देखो तो मैंने सही लिखा है या एकदम से गलत हो गया ये।
मुझे लग रहा है कहीं पे कोई एक शब्द ये जरूर गलत है या शायद सही है। राजेश, प्रतीक, कमल, कोई तो लिखो। आप लोगों को हमने बुकलेट के माध्यम से जलवायु विज्ञान में लगभग 60 प्रश्न भेज दिए हैं। रोज प्रश्न क्या लिखवाना है? 60 प्रश्न का उत्तर हो गया। हमने तो प्रश्न भेजे हुए हैं आपको बुकलेट की फॉर्म में ना। ये यहाँ पे 10 होगा, ये 10, ये टी की जगह ना 10t है, सिर्फ टी नहीं है, 10t/i⁴ बिल्कुल सही है। यही प्रॉब्लम था, 10t 10t/i। अब i का फॉर्मूला क्या था? t माइनस समथिंग है ⁵ नहीं, t t/4 t/5 ऐसे, t/5 यहाँ भी लग जाएगा वो 12 महीने के लिए। ये जो सिग्मा हम लगाते हैं ना, सिग्मा, ये वही है। अब ये सही हो गया है, मुझे थोड़ा मेमोरी में प्रॉब्लम चल रहा था। हाँ, डीएस लाल में डायरेक्ट क्लासिफिकेशन है, फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर हो गया है, फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, मुझे थोड़ा सा मेमोरी बॉक्स में प्रॉब्लम था, अब सही है। और आप इसको लिखो, पीटी का फॉर्मूला है सिग्मा 12 का मतलब हुआ समेशन फॉर द 12 मंथ्स 5.6 10t10t/i⁴a। अब इस फॉर्मूले में क्या है? ये फॉर्मूला है, इसमें प्रश्न है कि इसमें आई क्या है। टी तो टेम्परेचर है, अब आई क्या है? तो आई इज इक्वल टू, फिर ये 12 महीने का समेशन है, t/5⁴ अब प्रश्न है कि ए क्या है? तो ए में बस लिख देना है कि यह आई का ही एक जटिल प्रतिफल है, आई का ही जटिल प्रतिफल है। आई का ही जटिल प्रतिफल है। बार बार ये हो रहा है कि पानी ले आइए।
और 5.6 के बदले 1.6 दिया है क्या? हाँ यार, ये 5.6 नहीं है, 1.6 है। इसको यहाँ 1 करो और मुझे माफ करो, ये 1.6 है। ये फॉर्मूला है। काफी कोरोना 1.5 साल के बाद लगता है हम पढ़ा रहे हैं, फॉर्मूला निकल रहा है ब्रेन से। 1.6 है, बाकी सब ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुमको फाइनली लिखना है। अब इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, यही फाइनली यही फॉर्मूला है। तो पीटी का फॉर्मूला लिखो। पीटी का विश्लेषण ऊपर में करवाया, नीचे फॉर्मूला लिखवाया। अब आगे भी लिखना है पीटी में, क्योंकि पीटी पर ही शॉर्ट नोट्स आ जाता है। आगे लिखो, देखो पीटी के माध्यम से शुष्क एवं आर्द्र महीनों का भी ज्ञान, शुष्क एवं आर्द्र महीनों का भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, का भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कितने महीने शुष्क होंगे, कितने महीने आर्द्रता होगी, इसका भी ज्ञान हम पीटी के व्यवहारिक पक्ष को बता रहे हैं। आगे लिखो, यदि किसी जलवायु प्रदेश का पीटी उच्च है, पीटी उच्च है, तब अगर पीटी उच्च है तब वहां मेगाथर्मल अतितापीय वनस्पति प्राप्त होती है। अतितापीय मेगाथर्मल वनस्पति प्राप्त होती है। पीटी जितना हाई रहेगा उतना ही वनस्पति उष्णकटिबंधीय और विषुवतीय इस तरह का वनस्पति होने लगता है। तो वनस्पति के स्वरूप को भी पीटी दर्शाता है, ऐसा नहीं कि नहीं दर्शा रहा है, लेकिन वनस्पति की जगह पीटी को ले लिया गया। अब लिखो, यदि पीटी का मान न्यूनतम है, वहां ध्रुवीय वनस्पति होती है, हेकिस्टोथर्मल होगा, पोलर होगा, वहां हेकिस्टोथर्मल वनस्पति होती है। देखो, इस प्रकार से वनस्पति जैसे आनुभाविक प्रतिमानों को न लेकर, वनस्पति जैसे आनुभाविक मतलब जिसको हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं,
को न लेकर पीटी का प्रयोग किया गया, जो कि तापीय दशाओं को उपलब्ध वनस्पति के लिए उपलब्ध जल को संवर्धन काल को तथा शुष्क एवं आर्द्र महीनों को चिन्हित करने में सहायक होती है। चिन्हित करने में सहायक होती है। चाय बनवा दीजिए एक गुड़ वाली। अदरक बहुत सारा डाल के। अब एक बार पीटी को फिर से समझाते हैं। देखो, जलवायु वर्गीकरण को शुरू से सुनो, कैसे नहीं समझ में आता है। पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब पर चारों तरफ वास्तव में तो मौसम है, जलवायु तो कुछ होता ही नहीं है। सच है ये, वास्तव में मौसमी परिवर्तन है, कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम। अब उन मौसमी परिवर्तनों को हम लोग 35 वर्षों का एक लेखा जोखा लेते हैं, एक आंकड़ा लेते हैं। उसके आधार पर कुछ ऐसे प्रतिमान बनाए जाते हैं जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि यहां पर यह जलवायु है। जैसे भारत में मानसून जलवायु है, जहां औसत वर्षा 100 से अधिक होती है, वनस्पति पर्णपाती होता है, तापमान 18 से 32-27 होता है। ये क्राइटेरिया पर भारत को बना दिया गया कि भारत एक मानसून जलवायु प्रदेश है। परंतु समझो इसको, भारत के अंदर में केरल भी है, राजस्थान भी है, उड़ीसा भी है, जम्मू कश्मीर भी है। क्या यहाँ की जलवायु एक ही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। लेकिन फिर भी सबको हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं मानसूनी जलवायु है। यानी जलवायु वर्गीकरण एक सकल सामान्यीकरण, साधारणीकरण की प्रक्रिया से किया गया एक शैक्षणिक प्रयास है, जिससे हम लोग मोटा मोटी साधारण रूप से यह समझ सके इस प्रदेश में दशाएं किस प्रकार की हैं, मौसमी दशाओं का एवरेज कैसा यहां पर होगा। अब वनस्पति को माना गया, भाई वनस्पति उस प्रदेश के जलवायु को रिफ्लेक्ट करती है। कुछ हद तक सही था, लेकिन जलवायु को सीमांकित करने के लिए वनस्पति सही नहीं था। थॉर्नथ्वेट ने दर्शा दिया, बोला कि भाई इकोटोन है, संक्रमण क्षेत्र है, वनस्पति से आप कैसे सीमांकन कर सकते हो। ये जो प्रगति हो रही है जलवायु वर्गीकरण में, तो पहले कोपेन आए, कोपेन ने सामान्यीकरण कर दिया, पूरी दुनिया को 14 जलवायु प्रदेश में बांट दिया। ट्रॉपिकल को ए कह दिया, सब ट्रॉपिकल को सी कह दिया। अब बी कहाँ गया? बी को शुष्क में बांट दिया।
बी जितने भी दुनिया के शुष्क जलवायु थे वो आ गए उसमें, शुष्क अर्धशुष्क सब चले गए बी में। ये एक शैक्षणिक प्रयास है, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप देखोगे तो दिल्ली में और ईस्टर्न राजस्थान में और हरियाणा में ये सब मान लिया जाता है कि एक ही तरह का क्लाइमेट है, लेकिन ऐसा नहीं है, वेरिएशंस हो जाता है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि चलो यहां पर उपाद्र अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है। तो आपको ये समझना है कि जलवायु का प्रादेशिकरण क्यों किया गया। शैक्षणिक, उससे हम लोगों को सहूलियत होती है कि भाई कृषि कैसे होगा, या वनस्पति का स्वरूप कैसे होगा, या शस्य संवर्धन काल कितना है, तो इसका ज्ञान होता है। जलवायु यहाँ पर है तो वहाँ किस प्रकार का किस प्रकार की वहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है, कौन से बादल होंगे, सबका ज्ञान होता है। इसलिए जलवायु वर्गीकरण किया जाता है। अब जलवायु वर्गीकरण में सबसे पहले आ गए कोपेन साहब, वनस्पति को आधार बना दिया, ABCD 5 बना दिया, उसका फिर से डिवीजन कर दिया, उसका क्राइटेरिया बना दिया। ए को बांट दिया FMSW। अब इसको मैंने समझाया था। बी को भी 4 में बांट दिया, अर्धशुष्क शुष्क कर दिया, फिर हॉट एंड कोल्ड कर दिया। देखो एक बार चार्ट उठा करके, कितना सरल किया हुआ है मैंने। सी जलवायु क्या है, डी जलवायु क्या है, दोनों का क्राइटेरिया एक ही है। रटना ही नहीं है कुछ, तो कुछ नहीं करना है। कोपेन में तो कहीं कोई फॉर्मूला है ही नहीं। सी में सिंपल रख दिया FSW, बस 3 ही याद रखो। उसके बाद भी थोड़ा बहुत उसने क्लासिफिकेशन किया है ABC, वो मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपसे कहा कि मत रटो उसको, कोई फायदा नहीं है, लिख ही नहीं पाओगे। अब ये सिर्फ हम कमल के लिए कह रहे हैं, कमल को खुश करने के लिए समझा रहे हैं शुरू से। कई बार उपदेश देना और समझाना, अगर वो इंसान सरल है तो उसमें प्रवेश करेगा, मूर्ख है तो उपहास करेगा। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांते पयः पानंग भुजंगानाम केवलम विश्वर्धनम, सुना होगा आप लोगों ने। तो आज तो एक लड़का था तिवारी, शायद रिजल्ट आया है ना यूपी का, SDM बन गया, फेसबुक पे डाला है। मेरे बहुत क्लोज था, मेरे साथ बैठता था, पूरा क्लास बहुत अच्छे से अटेंड किया, 2 बार क्लास किया, रिपीट किया। और फेसबुक पे लिखते हैं लोग, माता पिता को तो धन्यवाद बिल्कुल देना चाहिए, सबको देना चाहिए धन्यवाद, लेकिन उस धन्यवाद के लिस्ट से अगर कोई अनुपस्थित रहता है तो हमारे ऐसे टीचर बेचारे रह जाते हैं। मुझे कई बार लगता है आई एम डूइंग सच ए थैंकलेस जॉब। फिर मुझे याद आता है कि इन लोगों को छोटी छोटी चीज़ों को कितनी बार रिपीट कर करके समझाना पड़ता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन ये जो भावना स्टूडेंट में रहती है इस तरह की, और जैसे ही पद मिलता है वैसे ही रंग ऐसे बदलता है कि चूल छोड़ना समझते हो ना, वो जो एक रहता है ऊपर से आडंबर बना हुआ, मृदुल स्वभाव और सुंदर स्वभाव वाला, जीसर वाला, अचानक से वो खेचुल बाहर निकल जाता है। मुझे नहीं चाहिए किसी की प्रशंसा, और ना मुझे चाहिए SDM और वीडियो का कोई रिकमेंडेशन। लेकिन एक टीचर जो है ना, उसकी आत्मा दुख जाती है कई बार। अब एक घटना से तो मत ले लो, फेसबुक को देख करके हम सोचते हैं तो छोटी सी घटना है जो मैंने शेयर कर लिया। ऐसे भी लोग हैं। रैंक 9 अरुण था, पिछले बैच में रैंक 9 अरुण ने कॉल करके इतने अच्छे शब्द कहे मुझे, मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा बस अरुण, थैंक यू। और ये तो चलता ही है लाइफ में, हर बैच में कोई ना कोई आता ही है। प्यार पाना और स्नेह पाना और सम्मान पाना, ये भी लाइफ का पार्ट है। और इन लोगों को लगता है ना
देखो बताते हैं तुम लोगों को, स्टूडेंट को लगता है कि हम क्रेडिट दे देंगे सर को तो, या किसी को क्रेडिट दे देंगे तो उसका नाम हो जाएगा, एडमिशन बढ़ जाएगा। और ये लोग बिकते हैं पैसे पे दिल्ली में। अब पता नहीं कौन, वाजी राव और बाजी राम रावी तो अलग है, एक वाजी राव है तो एक केएस जी है, तो सारे लोग इंटरव्यू फालतू का करवा करवा करके दृष्टि, एक रिजल्ट जेन्युइन नहीं आता है। कौन पढ़ाता है इतना मर मर के यार। कई बार मुझे लगता है कि आई एम डूइंग ए कंप्लीटली थैंकलेस जॉब। चलो कोई बात नहीं है। ऐसा मत सोचना कि सर बेचारे दुखी हैं, बिल्कुल नहीं दुखी हैं, लेकिन इंसान के फितरत पे कई बार ऐसा लगता है कि हर आदमी सोचता है कि तुम किसी इंसान की झूठी भी अगर प्रशंसा कर दोगे तब भी वो देखो खुश हो जाता है। और कोई अगर हार्ड वर्क करता है या कंट्रीब्यूट करता है, इतना ईगो लोग पाल के बैठे हैं ना। ईगो एक ऐसा इन्फेक्शियस चीज है कि एक को ईगो की बीमारी लगी, दूसरे को उससे भी खतरनाक लगती है। ये बीमारी भारत में बिल्कुल फैलती जा रही है बुरी तरह से। देख रहे हैं आपका एसएमएस, देख रहे हैं, लॉगिन फिर से करना पड़ जाता है बार बार। अब लिखो आगे। हम यही समझा रहे थे कि जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है उसका उद्देश्य क्या है, और वनस्पति को क्यों रिप्लेस कर दिया थॉर्नथ्वेट ने। अब फिर से समझाते हैं कि पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है आखिर। संभाव्य, प्रोबेबिलिटी, पोटेंशियल, वाष्पीवाष्पोत्सर्जन। इसमें एक पैराग्राफ फिर लिखवाएंगे, लेकिन अभी समझो। वाष्पीकरण क्या है? सूर्यातप से वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन जो प्लांट लीव्स या प्लांट उत्तक टिश्यूज से जो श्वसन से जो निकलता है ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स निकलता है, उसको कहते हैं। यानी कि पानी का ह्रास दो प्रकार से हो रहा है किसी भी जलवायु तंत्र में, एक इवेपोरेशन, दूसरा ट्रांसपिरेशन। आप जाओगे तो वनस्पति जो मरुभूमि में है वहां पे ट्रांसपिरेशन कम होता है क्योंकि पत्तियां कांटे बन जाते हैं। कांटा क्या है? पत्ती ही तो है। अब वो पत्ती से इवेपोरेशन, उससे ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, पानी को होल्ड करने के लिए वो कांटा बन गया है। तो पोटेंशियल वेपर ट्रांसपिरेशन में कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि ये निश्चित रूप से वेजिटेशन का इंडेक्स भी है। तो कहीं का अगर पीटी समझ में आने लगेगा, अब कहीं का पीटी कैसे आएगा समझ में, कैसे निकालेंगे उसको, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कैलकुलेशन के लिए उसने फॉर्मूला दे दिया। अब ये फॉर्मूला बहुत ही जटिल है, कैसे फॉर्मूला बनाया उसने ये तो अलग विषय होगा।
अब एक लाइन और लिखो, लिखो पीटी में जल के ह्रास की दो क्रियाविधियां हैं। पीटी में जल के ह्रास की दो क्रियाविधियां हैं। ए वाष्पीकरण, जो कि सूर्यातप की मात्रा पर निर्भर करता है, अर्थात तापीय दक्षता का निर्धारक है। तापीय दक्षता का निर्धारक है। और दूसरा वाष्पोत्सर्जन, जो कि प्लांट टिश्यूज से, पादप वर्ग के उत्तकों से निष्पन्न जल है। लोग आते हैं, हमारी महफिल में बैठते हैं, हिंदी भाषा तक सीखते हैं, ज्योग्राफी तो छोड़ो, और लिखने की शैली डेवलप करते हैं। अरुण कह रहा था रैंक 9 कभी मिले तो उससे बात करना। कॉन्सेप्ट समझते हैं, नोट्स बनाते हैं, डायग्राम्स खींचते हैं, दोबारा क्लास करते हैं, उसी एकेडमिक सेशन में हो तो। और जब रिजल्ट आता है तो होता है कि अरे ठीक है, हमने अपना पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। किसी एक की कहानी नहीं है, बहुत लोगों की कहानी है। कुछ लोग तो कहता है, देखो, कि पैसा भी तो लेता है, तो पैसा तो पहले गुरु भी लेते थे, भिक्षा के रूप में लेते थे, दान के रूप में लेते थे। तो क्या शिक्षक भूखे मर जाए? पेट लेके सब लोग पैदा लेता है। आर्थिक रूप से जो आवश्यकताएं हैं, अब तो एक भारत में कहीं भी साधु की भी आवश्यकता है, सन्यासी की भी आवश्यकता है कि उसके पास भी गाड़ी हो, वो भी फ्लाइट से चले। अब रविशंकर हैं तो सन्यासी, लेके तो कुछ जाएंगे नहीं, करेंगे तो कुछ नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं। हमने भी जो कमाया है, कॉलेजेस बना दिए हैं, सैकड़ों लोग काम करते हैं। अकेले रहते हैं, अपना खाना बनाते हैं। इतने सारे छोटे बच्चों का, गांव के लोगों का होली में तो एनसीईआरटी का कंपटीशन, कितना कुछ। लेकिन अभी एक नई परंपरा है उत्तर प्रदेश और गैंजेरिक प्लेन्स में, विशेष करके हिंदी बेल्ट की समस्या है, मान लेते हैं। अब स्टूडेंट्स
बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। मैंने तो फेसबुक पे कुछ भी लिखना बंद कर दिया। इतना भयानक राजनीतिकरण, और हर जाति का आदमी, कोई भी जाति का हो, पहले तो एक दो जातियों में सनक दिखती थी, अब तो हर आदमी ही सनका हुआ है। पहले वाला भी उतना ही गलत था, महापाप था। वो महापाप का अंत नहीं हुआ, उससे भी बड़ा पाप ही बढ़ रहा है। सब सनके हुए लोग हैं। कोई नहीं, भारत एक भीड़ भरी जनसंख्या से घमासान एक अजीब सा देश हो गया है, जहाँ पे अब एक चीज खत्म हो रही है, वो है शांति, प्रेम, सम्मान। जो हमारे देश का एसेंस था वो बिल्कुल खत्म हो रहा है। प्रेम, एक पत्नी या एक पति का कॉन्सेप्ट सब खत्म हो गया भारत से। छोटे छोटे शहर में खत्म हो गया। मोबाइल, हर आदमी पता नहीं क्यों सनका हुआ है। खैर छोड़ो। बोलते इसलिए हैं कि तुम में से तुम भी आगे जाके यही फेस करने वाले हो। हम ये नहीं कहा कि तुम लोग ऐसे हो, मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि तुमको भी आगे यही समस्या झेलनी है। तो आज गुरुजी कह रहे हैं, आज तुम्हारा शिक्षक कह रहा है, तो तुमको मानसिक रूप से तुमको तैयार रहना पड़ेगा। कल मैंने देखा कि आईपीएस बैठा हुआ है, मेरा स्टूडेंट है, और बहुत सम्मान से बैठा, यू आर माई गॉड सर, बहुत प्यार से। उसके पास कॉल्स आ रहे थे, जनता के कॉल्स आ रहे थे। जनता कह रही है कि हमको भाई मारा है, अगर उसको आप फांसी लगा दीजिए। अब एक आईपीएस अधिकारी को फांसी लगाने का पावर है क्या? फिर कहते नहीं तो हम ही को फांसी लगा दीजिए। इस तरह का लैंग्वेज, बाप रे बाप, इतना चैलेंजेस है ना। अभी मयंक द्विवेदी बना है, कुछ डीएसपी शायद बना, कहते हैं सब लोग। इरफान है, इतना ऑनेस्ट और इतना अच्छा लड़का। इरफान मेरा स्टूडेंट था, अभी डीएसपी है यूपी में। तो ये जो जनता, जो एकदम जनसंख्या जो उठी है ना नीचे से, भयानक जनसंख्या, और जो क्राइम बढ़ रहा है, और लोगों के पास रिसोर्स नहीं है लेकिन शौक बढ़ रहे हैं। ये जो संघर्ष है संसाधनों के ऊपर में, देखो सब संसाधन संघर्ष है। पूरी दुनिया की भू राजनीति संसाधन संघर्ष पे ही चलती है, और कुछ नहीं होता है। ईगो की लड़ाई तो मध्ययुगीन काल में लोग लड़ा करते थे, ईगो की लड़ाई। जो राजपूत होते थे वो फैक्ट्रीसाइडल वार, अपने भाई को मारने वाला वार ही तो करते थे वो सारे। राजपूत काल के इसलिए तो डार्क पीरियड कहा जाता है। छोटा सा इधर किला है, किधर किला है, बीच में खेत है, मरुभूमि है, उधर से वो तलवार निकल लेकर 10 लोग निकला, इधर से 10 लोग निकला, छोटी छोटी बात पे, और दोनों तलवार घुमाते घुमाते दूसरे को काट दिए। एक अपंग हो गया, दूसरा मारा गया। हो गया भारत की कहानी। भारत माता की जय। बनो ना आईएएस, बनो पीसीएस अधिकारी, देखना ये सब बातें कितनी सत्य है। इसलिए तुम अपने जीवन के सबसे अच्छे काल में जी रहे हो। अब पीटी के बाद निकलते हैं और लिखते हैं 1948 के वर्गीकरण में पहला है क्राइटेरिया, इसने लिया है IM, इंडेक्स ऑफ मॉइस्चर। इंडेक्स ऑफ मॉइस्चर बनाया है, ऐसे ही लिखना है, इंडेक्स ऑफ मॉइस्चर।
जहां आई एम इज इक्वल टू सिग्मा 12, 12 महीने का समेशन, 12 महीने का समेशन, और समेशन ऑफ 12 मंथ्स ब्रैकेट में 100s माइनस 60d अपॉन पीटी। लिखो यहां इसका अर्थ है सरप्लस। सरप्लस ऑफ रेन सरप्लस ऑफ रेन, या ऐसा हिंदी में लिख लो, वर्षा के अधिशेष वाले महीने, वर्षा के अधिशेष वाले महीने। और डी का मतलब हुआ वर्षा के ह्रास वाले महीने, और पीटी तो पता ही है कैसे निकलता है। आगे लिखिए, लिखो मॉइस्चर इंडेक्स के आधार पर आर्द्रता प्रांत निर्धारित किए गए। आधार पर आर्द्रता प्रांत निर्धारित किए गए। आर्द्रता प्रांत निर्धारित किए गए, तो इसमें आप लिखो A, B1 to B4, C2, C1, D और E, ये आर्द्रता प्रांत बनाया है, जिसमें इंडेक्स ऑफ मॉइस्चर है, जो फॉर्मूला आपने आपको बताया उसके आधार पे ये होगा मोर देन 100, ये हो जाएगा 20 to 80, ये हो जाएगा 0 to 20। इस इंडेक्स का वैल्यू आएगा C1 का 0 to -33, फिर आएगा -33 to -67, -66, फिर आएगा -67 to
-100। ये है हमारा इंडेक्स ऑफ मॉइस्चर, इंडेक्स बनाया उसी फॉर्मूले से। और आर्द्रता प्रांत का अब नाम लिखना होगा। यहाँ तो संकेतक हम लोग लिखते ही रहे हैं। आर्द्रता प्रांत यहाँ पर होगा पर ह्यूमिड, पर ह्यूमिड, अति आर्द्र, हिंदी में अति आर्द्र। फिर ये है आर्द्र, B1 से B4 आर्द्र है। C2 C1 होगा, यह है उपाद्र, लेकिन उपाद्र को दो भाग में बांट दिया। ये है उपाद्र, उपाद्र को दो भाग में बांट दिया। एक है मॉइस्ट सब ह्यूमिड यानी नम, और दूसरा है मॉइस्ट, नम को यहाँ पे लिख देते हैं इंग्लिश में, मॉइस्ट सब ह्यूमिड हो गया। और दूसरा हो गया ड्राई सब ह्यूमिड यानी शुष्क उपाद्र। C2 क्या हो गया? अगर हम C2 को देखेंगे, ये जो है इक्वेशन ही हो गया, और ये हो गया ड्राई वाला। C को दो भाग में बांटा है। D फिर वही होगा अर्ध शुष्क, और E होगा शुष्क। एकदम से इसी अनुक्रम में ऊपर से नीचे ऑर्गेनाइज कर देना है। बस इसमें क्या किया है कि C2 C1 कर दिया है और B को भी चार भाग में बांट दिया है, जो हमने एक साथ ही लिख दिया। आर्द्र के ही चार रूप बताने का प्रयास कर रहे हैं थॉर्नब्रिड। आपको ऐसे ही लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। इस चार्ट को आप बनाइए। आयम के आधार पर आर्द्रता प्रांत किसी तरह से निर्धारित किया गया। और अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें है तापीय प्रांत। तापीय प्रांत को पीटी इंडेक्स के आधार पर निर्धारित किया गया है। तापीय प्रांत यहां पे हम लिखेंगे संकेतक। तो आप इसको लिख लो, इस पूरे लाइन को, कि तापीय प्रांत को पीटी के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसमें तापीय दक्षता की गणना सम्मिलित होती है। A डैश सम्मिलित होती है। अब ये चार्ट बनाओ, संकेतक, अब लिखो A1, A डैश क्या है? A डैश होगा उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय। B क्या है? समशीतोष्ण, उपोष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय। और ये क्या होगा? C2 C1 क्या होगा? ये उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय।
C2C1 है समशीतोष्ण कटिबंधीय, और D हो जाएगा वनस्पति को भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते हो, जैसे मेगाथर्मल, यहाँ पे हो जाएगा मेसोथर्मल, ये हो जाएगा माइक्रोथर्मल। अब डी हो जाएगा समशीतोष्ण के बाद हो जाएगा टुंड्रा। ये हो जाएगा हिस्टोथर्मल, वनस्पति का टाइप उसी तरह से। और ई हो जाता है तुम्हारा पोलर। इसमें टैगा जो है ना वो माइक्रोथर्मल में ही आ जाएगा, टैगा माइक्रोथर्मल में आ गया। तो ये डिवीज़न बताया है। फिर यहाँ पे पी इंडेक्स में आ जाओ। पीटी इंडेक्स में क्या है, ये है 44.7, ग्रेटर देन 44.7। फिर होगा 22.3 नहीं 22.4 टू 44.7, तो हो जाएगा 11.2 टू 22.4, हो जाएगा 5.6 टू 11.2, फिर हो जाएगा लेस देन 5.6। ये उसने पीट इंडेक्स बनाया, तापीय प्रांत को बनाया। फिर अगर आपने लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आर्द्रता प्रांतों को पुनः दो वर्गों में रखा गया। पहला था वेट क्लाइमेट्स, दूसरा है ड्राई क्लाइमेट्स। जो आर्द्रता प्रांत है उसमें वेट क्या है कि प्रेसिपिटेशन इज मोर देन इवेपोट्रांसपिरेशन, और ड्राई में क्या है प्रेसिपिटेशन इज लेस देन इवेपोट्रांसपिरेशन। इसमें कौन कौन सा क्लाइमेट आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ए, बी, B1 टू B4 और आ जाएगा C2। ये सब तीनों को वेट मान लिया। इसमें हो जाएगा C1, D और E क्लाइमेट। तो इस तरह से दो ग्रुपिंग कर लिया। अब इसका भी डिवीजन करेगा, इसमें करेगा R S1 S2 R S1 S2 होगा R S1 S2 D1 D2। अरे D नहीं, सॉरी, इसमें D की जगह W लिखना था। W1 W2। अब क्या है ना, बहुत सिंपल है, घबराना नहीं है। R क्या है, वर्ष भर वर्षा। S1 क्या है, वही है समर डेफिशिएंसी, ग्रीष्मकालीन शुष्कता। लिखते जाइए समर डेफिशिएंसी। विंटर रेन, जैसे पहले पढ़ाया हुआ था, समर डेफिशिएंसी विंटर रेन। तो ये जो है ये है सामान्य, ये सामान्य। और S2 है वही समर डेफिशिएंसी
विंटर रेन, लेकिन इसको लिखता है एक्यूट। एक्यूट मतलब हुआ बहुत ज्यादा, मतलब जो जो वर्षा का कंट्रास्ट है समर और विंटर में वो बहुत ज्यादा है। S2 उसके लिए यूज कर रहा है और S1 उसके लिए कर रहा है जिसमें समर डिफिशियंसी तो है, विंटर रेन है, लेकिन सामान्य अंतर है ग्रीष्मकाल और शीतकाल के वर्षा की कुल मात्रा में। इस पूरे कॉन्सेप्ट को फिर से समझो। देखो 1948 में थॉर्नथ्वेट ने क्या किया, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन का गणना किया है और आर्द्रता प्रांत जैसे 1931 में था, तापीय प्रांत जैसे 1931 में था, वही चार्ट बना रहा है, अलग कुछ नहीं है, लेकिन फॉर्मूला बदल गया। अब फॉर्मूला कैसे बदल गया? अब आर्द्रता प्रांत के लिए इसने मॉइस्चर इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ मॉइस्चर की कल्पना की, उसका अलग फॉर्मूला दिया और उसको भी पीईटी के माध्यम से कैलकुलेट कर रहा है। फॉर्मूला देखो और उससे इंडेक्स बना दिया। तो 1948 में इंडेक्स बनाने में हर जगह पीईटी का प्रयोग कर रहा है और तापीय प्रांत तो पीईटी पे आधारित है ही, तो हमने उसी तरह से तापीय प्रांत और आर्द्रता प्रांत बना दिए, उसका अपना सूचकांक लिख दिया। अब क्या है कि जो आर्द्रता प्रांत है उसको उसने कैसे बनाया था, ABCDE बनाया था, उसको दो ग्रुप में रख दिया। अब दोनों ग्रुप में फिर से उसका डिवीजन करेगा, वही है R मतलब सालों भर वर्षा। अब ये मान लो ड्राई वाला है, शुष्क है, तो इसमें रखेगा D, S1 S2 W1 W2। अब W1 क्या है? विंटर ड्राई, समर रेन सामान्य। W2 क्या है? विंटर ड्राई, समर रेन एक्यूट। एक्यूट मतलब अतिशय, आपने तो अतिशय है ना। जो पहले RSWD था उसी को और ज्यादा डिवीजन कर दे रहा है, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस पे जा रहा है। यहां D क्या होगा? डेफिशिएंसी इन ऑल द मंथ्स, प्रत्येक महीने में वर्षा का अभाव, यह है D। अब S1 S2 W वही है, समर ड्राई, विंटर रेन नॉर्मल, और S2 क्या होगा? समर ड्राई, विंटर रेन एक्यूट, वही है, अलग कुछ नहीं है। W1 क्या होगा? विंटर ड्राई, समर रेन नॉर्मल, ये होगा विंटर ड्राई, समर रेन एक्यूट। हाँ एक्यूट, ऐसे ही तो बनाया है चार्ट उसने। अब DS लाल में ये RSW का भी एक इंडेक्स दे दिया है, 0 20 20 40 40 60 करके। छोड़ दो ना, क्या करोगे, इतना ज्यादा चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। मेन क्वेश्चन क्या है? वो है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, वो है आर्द्रता प्रांत, वह है उसका तापीय प्रांत, उसके कई डिविजन्स होते चले जाएंगे, इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है आपको। अब आप इस चार्ट को अगर बना लिए तो फिर आगे हम चलते हैं। देखो इस प्रकार तो ये इसमें लिखो इस प्रकार 1948 के वर्गीकरण में 600 से अधिक
जलवायु वर्ग निर्मित होते हैं। 600 से अधिक जलवायु वर्ग निर्मित होते हैं। इस प्रकार यह एक लेंदी यानी दीर्घ, यह एक लेंदी एवं जटिल वर्गीकरण है जिसमें जलवायु के सूक्ष्मतम रूप को भी प्रदर्शित किया जा सकता है। अतः यह एक वर्गीकरण न होकर वर्गीकरण की विधि है जिसे शोध कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है। शोध कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग तुलना करेंगे जलवायु वर्ग का। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।